संजू नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी। ससुराल में संजू के जेठ जेठानी दिव्या और सागर और संजू और उसका पति अनमोल थे। संजू का जेठ सागर भी नौकरी करता था और संजू का पति अनमोल भी नौकरी करता था। दोनों ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। कुल मिलाकर एक अच्छा छोटा परिवार था। सास ससुर गुजर चुके थे। देवर अनमोल की शादी दिव्या और सागर ने ही की थी। संजू जब ब्याह कर आई थी तभी उसके मायके वालों ने उसे सिखा दिया था कि देख, तेरे सास ससुर तो है नहीं, तो सारा कुछ जेठानी ने अपने हाथों में रखा होगा। क्या पता तेरे पति की सारी तनख्वाह भी वह ले लेती होगी और सारे घर का खर्च तेरा पति ही चलाता होगा। इसलिए तू जाते ही अनमोल को अपने कब्जे में ले लेना और सारी तनख्वाह तू ही अपने पास रखना। जब दोनों भाई अलग अलग कमाते हैं तो अपना अपना खर्च चलाए, एक दूसरे के पैसों पर क्यों हक जताना। वैसे भी जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक भाभी देवर के सारे पैसे ले ही लेती है और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे सीख संजू को दे रखे थे उसके मायके वालों ने। संजू ब्याह कर ससुराल आ चुकी थी और उसने देखा कि उसके पति अनमोल और जेठ सागर की बहुत अच्छी बनती है और साथ ही उसकी जेठानी दिव्या की भी सागर से बहुत अच्छी बनती थी और दिव्या संजू के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बातों बातों में संजू ने दिव्या से पूछा, भाभी यह घर का खर्च कैसे चलता है? मम्मी पापा तो है नहीं, तो फिर राशन पानी बिजली का बिल वगैरह यह सब कौन देता है? दिव्या को सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने बोला, हाँ अब तुम नई नहीं हो तो तुम्हें बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि अब तक तो मैं अकेली ही कई सालों से इस घर को चला रही थी, क्योंकि सास ससुर को गुजरे तो सालों हो चुका है और मेरी शादी हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। जब तक सास ससुर थे सारा कुछ सासू माँ ही देखती थी, मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही इस घर में थी तो सब कुछ मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा और अब तक मैं ही और तेरे जेठ जी ही इस घर का खर्च चला रहे थे। अनमोल की तो नौकरी अभी कुछ दिन पहले ही लगी है और जो छोटे मोटे सामान होते हैं अगर अचानक कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो जो भी घर में होता है तुम्हारे जेठ जी या अनमोल, मैं उनसे कह देती हूँ, वह ले आते हैं। अब बिजली का बिल वगैरह जिसे भी फुर्सत मिलती है वह भर देता है पिछले 1-2 महीनों से, क्योंकि अनमोल की नौकरी लगे अभी वक्त ही कितना बीता है और ऐसा कोई खास बड़ा परिवार तो है नहीं। पर अनमोल की नौकरी से पहले सब कुछ तुम्हारे जेठ जी ही देख रहे थे, इसलिए सब कुछ आज तक ऐसे ही चल रहा है। यह सब सुनकर संजू को यही लगा कि दिव्या सारी बातें झूठ बोल रही है और सारे घर के खर्च वह अनमोल से ही निकलवाती रही होगी और अब उसके सामने सयानी बन रही है। उसकी मम्मी और बाकी मायके वालों ने सही बोला था, दिव्या अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती होगी और सारा खर्च उसके पति अनमोल से ही करवाती होगी। संजू ने सोचा अब उसे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी और कोई सेविंग नहीं होगी, क्योंकि देवर को भाभी ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करा हुआ है और संजू ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन दिव्या ने अपने देवर अनमोल से कहा, देवर जी घर में बेसन नहीं है और आपको पकोड़े खाने हैं तो जाकर जल्दी से बेसन लेकर आइए और हाँ, तेल भी लेते आइएगा, वह भी खत्म होने को है। अनमोल तुरंत बाजार जाकर बेसन और तेल लेकर आ गया। संजू को लगा कि बेसन और तेल मेरे पति ने लाया और पकौड़े सब खाएंगे और उसे बहुत बुरा लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर संजू अब ध्यान देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन अनमोल ऑफिस से लौटते वक्त जलेबियां लेकर आया। अनमोल ने काफ़ी जलेबियां लाई थी, पर संजू को लगा कि हम तो सिर्फ 2 लोग हैं और अनमोल ने इतनी सारी जलेबियां लाई हैं, हम 2 लोग खाएंगे और भाभी 4 लोग हैं, क्योंकि उनके दोनों बच्चे भी हैं। यह तो ठीक बात नहीं, मेरा पति ही सारा खर्च करता है। और संजू ने आधी जलेबियां निकालकर अपने कमरे में चुपचाप रख ली और बाकी जलेबियों को किचन में रख दिया। और दिव्या जब किचन में गई और जलेबियों को देखा तो उसे लगा अनमोल इतनी कम जलेबियां तो कभी नहीं लाता, आज जलेबियां कुछ ज़्यादा ही कम है। दिव्या के दोनों बच्चों को जलेबियां बहुत पसंद थी, लेकिन कम जलेबियां होने की वजह से दिव्या ने थोड़ी थोड़ी जलेबियां बच्चों को दी और बाकियों में बांट दी। बच्चे हल्ला कर रहे थे, इतनी कम जलेबियां चाचा लेकर आए। तो संजू ने मजाक मजाक में बोल दिया, तो पापा को फ़ोन कर दो, पापा और जलेबियां लेकर आ जाएंगे। जरूरी है कि चाचा जलेबियां लाए तभी जलेबियां खाई जाए। दिव्या को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने बच्चों को डांटा कि जितनी जलेबियां हैं उसे चुपचाप खाओ, हो सकता है जलेबियां ना मिली हो, इसलिए चाचा कम जलेबियां लेकर आए हो। इस तरह से यह बात यहीं पर खत्म कर दी दिव्या ने, क्योंकि वह बवाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अनमोल को भी यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज तक उसके घर में इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। बाद में मौका पाकर संजू ने अपने कमरे में छुपाई गई जलेबियां चुपचाप खा ली। संजू को लगता था घर के सारे खर्चे उसका पति अनमोल ही करता है और जेठ जी कुछ भी नहीं खर्च करते, बल्कि दिव्या अपने सारे पैसे बचा लेती है
और संजू हिसाब लगाने लगी कि अब तक दिव्या और उसके पति ने कितने पैसे मार लिए होंगे अनमोल के। एक मोटी रकम जमा कर ली होगी। महीने के अंत में जैसे ही बिजली का बिल आया, संजू ने तुरंत जेठ जी सागर को बिल थमाते हुए बोला, भैया यह बिजली का बिल आया हुआ है, आप इसे भर दीजिएगा। दिव्या को बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी क्या थी, और उसे समझ में आ रहा था कि संजू को लगता है सारा कुछ उसका पति अनमोल ही खर्च करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और संजू को कुछ भी पता नहीं था कि कौन क्या खर्च करता है। फिर भी संजू की शादी हुए अभी 1-2 महीने ही हुए थे, इसलिए दिव्या ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। अगर वह कुछ बोलती तो लोग सोचते कि देखो इतने दिनों से साथ चल रहा था। देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई, इसलिए दिव्या चुप हो जाती थी। संजू को लगता था कि संजू का पति अनमोल अपने भाई सागर से बहुत ज्यादा कमाता है और जेठ जी सागर की कोई खास आमदनी नहीं है, इसलिए दिव्या अपना सारा खर्चा अनमोल से ही निकलवाती रहती है। पता नहीं संजू को यह क्यों लगता था। संजू अनमोल के हर खर्चे पर अपनी नजर रखती और कोशिश करती कि अनमोल कम से कम खर्च करे। दिव्या यह सब काफी दिनों से देख रही थी और वह घर में कोई बवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और वह इस प्रेम को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। संजू के जेठ जी सागर बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के थे और उन्हें बहुत ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं था। वह बहुत ही छोटी छोटी चीजों में ही प्यार और अपनापन ढूंढते थे और कभी कोई बड़ा दिखावा नहीं करते थे। इसलिए संजू को लगता था कि जेठ जी की कुछ खास आमदनी नहीं है। जैसे कि करवा चौथ के त्योहार पर अनमोल संजू के लिए एक मंगलसूत्र लेकर आया था और जेठ जी एक गजरा दिव्या को पहना रहे थे, जिसे देखकर संजू इतरा रही थी कि देखो मेरी किस्मत, मेरा पति मुझे सोने का मंगलसूत्र पहना रहा है और तुम्हारा पति एक गजरा। क्योंकि तुम्हारे पति की हैसियत नहीं है तुम्हें मंगलसूत्र देने की, ऐसा मन ही मन संजू सोच रही थी। ऐसे ही एक बार संजू के जन्मदिन पर संजू और अनमोल बाहर खाना खाने गए। संजू को लगता था कि दिव्या और सागर कभी भी बाहर नहीं जाते, क्योंकि सागर बहुत सरल स्वभाव का था और दिव्या को भी यह सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए सच में उन लोग का बाहर जाना बहुत कम होता था। वैसे भी उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे। यह सब कुछ शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बाद में समय के साथ साथ सब कुछ कम होने लगता है। लेकिन संजू को यह सब कुछ नहीं पता था कि दिव्या भी अपनी शादी के कुछ सालों तक इसी तरह से जीवन जीती थी, पर समय के साथ साथ परिवर्तन आना लाजमी है। इसलिए अब दिव्या और उसके पति बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और ज्यादा दिखावा नहीं करते थे। दिव्या के जन्मदिन पर जेठ जी कुछ भी लेकर नहीं आए थे, बस मोतीचूर के लड्डू लाए थे, क्योंकि दिव्या को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। संजू को लगता था जब औकात ही नहीं है तो जेठ जी दे ही कह सकते हैं। इसलिए संजू अनमोल को और अधिक बांध कर रखती कि कहीं अनमोल अपने पैसे अपनी भाभी और भाई के ऊपर खर्च न करता रहे। संजू हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही थी और दिव्या के भी बर्दाश्त की सीमा खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हर किसी का एक आत्मसम्मान होता है और कोई भी अपना आत्मसम्मान किनारे करके रिश्ते नहीं निभा सकता। अपनी शादी की सालगिरह पर अनमोल संजू को एक बहुत ही सुंदर सोने का हार और साड़ी लाकर दी। अनमोल ने एक जैसी 2 साड़ियां लाई थी और उसने एक साड़ी अपनी भाभी दिव्या को दी। संजू ने इतराते हुए बोला, लो भाभी आप भी यह महंगी साड़ी पहन लो अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं, उनकी हैसियत तो है नहीं आपको महंगे तोहफे देने की। कोई बात नहीं, आपके देवर की हैसियत तो है। देखिए एक जैसी साड़ी अपनी पत्नी और भाभी के लिए लाए हैं। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी भैया आपको कहाँ दिलवाने वाले, उनका बजट ही नहीं होता होगा ना। अपने पति के लिए संजू के मुंह से इतनी घटिया बातें सुनकर दिव्या का खून खौल गया। अनमोल भी हैरान हो गया कि संजू भाभी से यह कैसी बातें कर रही है। उधर सागर ने भी संजू की यह सारी बातें सुन ली थी और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति को भी गुस्सा आ रहा था संजू की कटीली बातों से। अनमोल बहुत जोर से संजू से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से ऐसे बात करने की और भैया के बारे में इतनी गलत बात करने की, समझ क्या रखा है तुमने। संजू ने भी जोश जोश में बोला, हाँ हाँ भाभी ने तुम्हें अपने पल्लू से जो बांध रखा है तो तुम भाभी की साइड तो लोगे ही। वैसे भी इतने सालों से पूरे घर का खर्चा तुम ही तो चला रहे हो, भाभी का सारा परिवार तो तुम ही देख रहे हो, तो तुम्हारे भाई भाभी इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि खुद तो कोई कमाई है नहीं और भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं यह सब कुछ और नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कल को हमारे भी बाल बच्चे होंगे, हमारी भी जरूरतें बढ़ेंगी और तुम अपना सब कुछ अपने भाई भाभी और उनके बच्चों पर लुटाते रहोगे तो मेरे पास क्या बचेगा। तो तुम कान खोलकर सुन लो और आप लोग भी सुन लीजिए, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे और तुम कोई नया घर लेने का इंतजाम कर लो। इतना पैसा तो तुम कमाते ही हो कि एक घर तो ले ही सकते हो। भले ही तुम्हारे भाई ना कमाते हो तो यह घर हम उन्हें दान में दे देंगे, क्योंकि उनकी औकात तो है नहीं कि वह घर ले सके
तो माँ बाप का यह घर वह रख ले, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं उनके साथ रहकर अपना और नुकसान नहीं करना चाहती। संजू पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी बिना कुछ जाने। अनमोल और सागर तो हैरान हो गए संजू की बातें सुनकर। कितनी गंदी बातें कर रही थी संजू। सागर को तो समझ में नहीं आ रहा था संजू इसके बारे में इतनी घटिया बातें कैसे बोल सकती है। और अनमोल तो शर्मिंदगी से नजर भी नहीं उठा पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी गंदी बातें उसके बड़े भाई भाभी के लिए बोल रही है। लेकिन दिव्या की आंखों में अंगारे उतर आए थे और आज वह संजू का सारा गुमान उतारने वाली थी। उसने बहुत जोर से दहाड़ा, संजू अपनी जुबान पर लगाम लगा लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? जब से इस घर में आई हो बस अपना हुक्म चला रही हो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी लगती हूँ। और किस गुमान में जी रही हो तुम कि तुम्हारा पति बहुत ज्यादा कमाता है और मेरा पति कुछ भी नहीं कमाता? दिमाग है तुम्हारे पास? क्या दिखावा करने से ही सब कुछ होता है? 1 साल हुआ है तुम्हारी शादी को और मेरी शादी को लगभग 16 साल होने को आए। तो क्या हम शादी के 16 साल बाद भी यह सब छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह देकर एक दूसरे को अपना प्यार साबित करते रहे? यह सब शादी के 1-2 सालों तक ठीक लगता है, उसके बाद परिवार बढ़ता है और यह सब चीजें बंद हो जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि अगला कमा नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जेठ जी दिखावा नहीं करते? करवा चौथ पर मुझे सिर्फ गजरा पहनाते हैं, मेरे जन्मदिन पर सिर्फ मोतीचूर के लड्डू लाते हैं, तो तुम्हारे जेठ जी कमाते नहीं हैं? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। शायद तुम्हें पता नहीं। अपने पति से एक बार पूछकर तो देखो कि मेरे पति और तुम्हारे पति की तनख्वाह में कितना फर्क है। संजू ने अनमोल की तरफ देखा क्योंकि वह तो अभी तक इसी गुमान में थी कि जेठ जी की तनख्वाह अनमोल से कम ही होगी। अनमोल ने बोला, करीब करीब 1 लाख रुपए। संजू ने गर्व से दिव्या की तरफ देखा और बोला, देखा भाभी, जेठ जी की तनख्वाह मेरे पति की तनख्वाह से 1 लाख रुपए कम है। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तब तक अनमोल ने बोला, पूरी बात तो सुन लो। भाभी ने पूछा था दोनों भाइयों की तनख्वाह में कितना फर्क है, तो मैंने 1 लाख का फर्क बताया। मैंने या तो नहीं बोला कि भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 1 लाख कम है। हमारी सैलरी में 1 लाख का फर्क है, लेकिन मेरी तनख्वाह भैया की तनख्वाह से 1 लाख रुपए कम है। अब तो संजू को जोर का झटका लग गया और वह बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तनख्वाह जेठ जी की तनख्वाह से 1 लाख रुपए कम है? यह कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अनमोल ने बोला, मैं तो बस अभी इंजीनियर हूँ और भैया से बहुत नीचे की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे भैया जिस कंपनी में काम करते हैं वह मैनेजर बन चुके हैं, वह भी सीनियर मैनेजर। मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी अधिक हो सकती है भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से। मुझे सही सही नहीं पता, लेकिन 1 लाख तो होगी ही, बल्कि 1.5 लाख भी हो सकती है। और अनमोल सागर की तरफ देखने लगा। सागर ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं था वह बस यह बोलकर चला गया कि अनमोल सही बोल रहा है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। तुम चाहो तो गूगल पर सर्च करके देख लो कि एक एमएनसी में एक सीनियर मैनेजर की तनख्वाह कितनी होती है, वह भी एक जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं। और सागर अपने रूम में चला गया। संजू को तो जोर का झटका लग ही चुका था, लेकिन दिव्या आज संजू को उसकी एक एक बात का जवाब देना चाहती थी। वह संजू का हाथ पकड़कर खींचकर अपने रूम में ले गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें तोहफे देता है और तुम्हारे ऊपर खर्च करता है क्योंकि वह दिखा दिखा कर देता है? क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। और तुम्हें क्या लगता है मेरा पति कोई बेरोजगार है, या मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया होगा, या अब नहीं देता होगा? तोहफा देने के लिए कोई खास दिन नहीं होता, मुझे जब दिल करता है मैं खरीद लेती हूँ। आओ तुम्हारा सच्चाई से सामना करवाती हूँ। और दिव्या संजू को खींचकर अपने रूम में ले गई और अपनी अलमारी का लॉकर खोल दिया और एक एक करके अपने जेवर संजू को दिखाने लगी और बोली, यह देखो, यह जितने जेवर है ना, इतने जेवर लेने में तुम्हें कम से कम 15 साल लगेंगे, तब तुम मेरी बराबरी कर पाओगी। लेकिन नहीं, तब भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तब तक मैं तुमसे 15 साल आगे निकल चुकी रहूंगी और फिर तुम्हें वहां तक पहुंचने में 15 साल और लगेंगे। और तुम्हारे इस घमंड का क्या होगा, जरा सोचो। दिव्या के जेवर देखकर संजू का दिमाग घूम गया। संजू के पास उसके जेवरों के चौथाई जेवर भी नहीं थे। दिव्या ने बोला, या तो बस मेरे वो जेवर हैं जो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिए हैं। शादी में मायके से जो जेवर मुझे मिले वह मैं तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वह तो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे नहीं दिए, बल्कि मेरे मम्मी पापा ने दिए हैं। और अब यह देखो, कहकर दिव्या ने अपनी दूसरी अलमारी खोल दी। दिव्या की दूसरी अलमारी महंगी साड़ियों से भरी हुई थी। एक से एक महंगी साड़ियाँ थी दिव्या के पास, जिन्हें संजू देखती रह गई। दिव्या ने बोला, क्यों, मेरा गरीब पति तो यह सब मुझे नहीं दे सकता ना? तो कहाँ से भरी हुई है यह अलमारी?
और इनमें से आधी से अधिक साड़ियाँ तुम्हारी शादी के बाद खरीदी है मैंने। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा दिखावा करने की आदत नहीं ना, इसलिए मैंने इन्हें तुम्हें कभी दिखाया नहीं। इनमें से यह जो तुम 4 साड़ियाँ देख रही हो ना, यह सब 8,000 से ऊपर की साड़ियाँ हैं। और यह जो तुम नई वाली साड़ी देख रही हो ना, जिसे कि अभी तक मैंने पहना भी नहीं, 20,000 की साड़ी है और मैंने परसों ही ली है। पर मैं तुम्हारी तरह हर चीज़ दिखावा नहीं करती, बस पसंद आई तो ले ली, कभी मौका होगा तो पहन लूँगी। तुम्हारी तरह दिखावा करना मुझे पसंद नहीं कि देखो संजू, मैं 20,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ, तुम्हारे यह गरीब जेठ जी है ना, तुम्हें पता है अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाते हैं? इस शहर के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्कूल में। अभी तुम्हारे बच्चे तो हुए नहीं हैं, तो बच्चों की फीस का अंदाज़ा तो तुम्हें होगा नहीं, खास करके इंटरनेशनल स्कूल की फ़ीस का अंदाज़ा। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मेरे एक बच्चे की फ़ीस 30 से 35,000 रुपये महीने जाती है। अब इसी से तुम अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब हैं। और बच्चों की फ़ीस सुनकर संजू का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर दिव्या ने बोला, हाँ, और तुम क्या कह रही थी? जेठ जी के घर लेने की औकात नहीं, इसलिए यह घर तुम हमें दान में दे दोगी? किस गुमान में जी रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता भी है? नहीं पता ना, तो अपने पति से जाकर पूछो। लेकिन कुछ बोलने से पहले ज़रा दिमाग लगा लिया करो। मैं आज तक तुमसे अलग नहीं हुई, यह सोचकर कि लोग कहेंगे कि देखो, देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई। लेकिन अगर अलग हो गई होती ना, तो मैं इस घर से नहीं जाती, बल्कि तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। तुम मुझे यह घर क्या दान में दोगी? यह घर मेरा है, खुद का है, जिसमें तुम लोग मेरे एहसान पर रह रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है? यह घर तुम्हारे जेठ जी ने खरीदा है, वह भी अपने पैसों से, और यह घर मेरे नाम पर है। संजू हैरान हो गई और अनमोल की तरफ देखने लगी। अनमोल ने बोला, हाँ, यह भाभी का घर है, पर हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं। भाभी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि यह घर उनका है, बल्कि जब तक साथ रह सकेंगे रहेंगे। उसके बाद परिवार बढ़ेगा तो अलग तो होना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे बीच का प्यार मोहब्बत ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज तुमने जो हरकत की, अब तो हमें इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और तुम्हारी वजह से हमारे बीच का प्यार मोहब्बत भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। संजू हैरान थी, तो दिव्या ने बोला, क्यों, होश उड़ गए ना कि जिस बड़े आलीशान घर में तुम रहती हो और जिस घर को तुम हमें ही दान में देने की बातें कर रही हो, यह मेरा खुद का खरीदा हुआ घर है और तुम मेरे एहसान पर इस घर में रह रही हो। तो कल ही मेरे इस घर से निकल लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी मनमानी सह रही हूँ। और संजू अभी भी हैरान थी और बोली, यह घर आपका कैसे हो सकता है? आपने बेईमानी से इसे अपने नाम करवा लिया होगा। यह घर तो हमारे ससुर जी का था, उन्होंने ही बनवाया था। मेरी शादी तय होते वक्त जिन्होंने शादी तय करवाई थी, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे ससुर जी ने बहुत बड़ा घर अपनी कमाई से बनवाया है, जिसमें दोनों भाई रहते हैं। यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तब अनमोल बोल पड़ा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यह घर पापा का था, लेकिन छोटी वाली बहन की शादी के समय पापा के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था और बहन की शादी करनी ज़रूरी थी। इसलिए यह घर उन्होंने बेच दिया था और हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त भैया की नई नई नौकरी लगी थी। यह घर भैया के दोस्त के पापा ने ही खरीदा था और भैया ने उनसे बोला था कि अंकल, आप इस घर को किसी और को मत बेचिएगा, मैं पैसे जमा करके आपसे खरीद लूँगा, क्योंकि यह हमारा घर है, हमारा बचपन इसमें बीता है, तो इस घर में हमें तो वापस आना ही है, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। और यह बात कोई भी बाहरी आदमी नहीं जानता था, सिर्फ घर के लोग जानते थे। इसलिए उस आदमी को यह सब कुछ नहीं पता था जिसने हमारी शादी तय करवाई थी। पर मुझे तो पता है ना, और तुम्हारी ननद को भी पता है, जाकर अपनी ननद से पूछ लो। उस वक्त मैं तो पढ़ाई ही कर रहा था और बहुत छोटा था। मेरी पढ़ाई का खर्च भी भैया उठा रहे थे, क्योंकि पापा के पास तो कोई पैसे ही नहीं बचे थे, सारा बिजनेस डूब चुका था। भैया दिन रात मेहनत की और लोन भी लिया और इस घर को भैया ने खरीद लिया था। लेकिन मम्मी पापा का ही कहना था कि भैया ने अपनी मेहनत के पैसों से इस घर को खरीदा है, तो पापा का 1 रुपया भी इस घर में नहीं लगा था। इसलिए मम्मी पापा ने ही कहा था कि घर दिव्या भाभी के नाम पर खरीदो, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा है, लोन भी तुम ही चुकाओगे, तो यह घर भी तुम्हारा होना चाहिए। कल को अनमोल भी बड़ा होकर नौकरी करेगा तो अपने लिए घर खरीद लेगा, जिसका जो हक है उसे मिलना ही चाहिए। और यह सब कुछ मेरे सामने की बात है, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं है, और यह बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। लेकिन तुम्हें तो बस बकवास करने की आदत है। देख लिया अपने बकवास का नतीजा। अरे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं भैया किस पोस्ट पर काम करते हैं?
उसके बाद भी तुम्हारी यह सोच कि उनकी कुछ खास कमाई नहीं है। उनकी कमाई तक पहुंचने में मुझे सालों लगेंगे, समझी? संजू के पास दिव्या और अनमोल की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही कई बातों में फंस चुकी थी। और दिव्या के जेवर और साड़ियों को देखकर तो संजू का दिमाग ही चकरा गया था। ऊपर से जब से उसे यह पता चला था कि यह घर दिव्या का है, तब से तो संजू को काटो तो खून नहीं वाला हाल हो गया था। संजू के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दिव्या अब चुप रहने वाली नहीं थी। काफी दिनों से वह संजू की बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही थी और अब तो संजू ने हद कर दी थी। उसके पति सागर को ही उल्टी सीधी बातें सुना दी, जो कि दिव्या किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। इसलिए दिव्या ने अनमोल से कहा, अनमोल, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक छत के नीचे अब नहीं रह सकती। संजू जो भी है, जैसी भी है, तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें तो हर हाल में संजू का साथ देना ही है। तो तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, या अपने लिए घर खरीद लो, या किराए पर कोई घर ले लो, मुझे नहीं पता। लेकिन अब एक छत के नीचे हमारा गुजारा संभव नहीं है। मैंने तो यही चाहा था कि जब तक हो सकेगा हम एक साथ रहेंगे। भले ही तुम अपना घर ले लो, पर हम साथ में रहेंगे जब तक हमारा साथ रहना संभव हो पाएगा। लेकिन संजू ने अब ऐसा माहौल कर दिया, इतनी गंदगी फैला दी कि अब मैं एक साथ रहने का सोच भी नहीं सकती, कहकर दिव्या अपने एक कमरे में चली गई। अनमोल दिव्या को जाते हुए देखता रहा और संजू से बोला, देख लो अपने किए का अंजाम। अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। इतने सालों से भाई भाभी मुझे इतने प्यार से अपने साथ रखे हुए थे। आज तुम्हारी वजह से उन्हें बोलना पड़ा कि मैं अपना ठिकाना कहीं और देख लूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुरंत ही कोई मकान खरीद लूँगा? तो सुनो, मेरी नौकरी लगे अभी 1 साल ही हुआ है। शादी के वक्त तुरंत ही मेरी नौकरी लगी थी, तो मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है कि मैं तुरंत कोई मकान खरीद लूँ। और अगर मैंने लोन लिया तो भी बहुत वक्त लगेगा उस लोन को चुकाने में, क्योंकि डाउन पेमेंट करने के लिए मेरे पास कोई खास रकम नहीं है। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मेरे खर्च काफ़ी बढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं भैया जैसा नहीं हूँ और मैंने तुम्हारे जेवरों और घूमने फिरने पर और कपड़ों पर सारे पैसे उड़ा दिए हैं। कोई खास सेविंग नहीं की है। तो इस गुमान में तो रहना भी मत कि अभी तुरंत मैं कोई मकान खरीद लूँगा। इसलिए अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, सामान क्या पैक करना, इस घर में हमारा सामान है ही क्या, सारा सामान तो भाई भाभी का है। मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा इस घर में, क्योंकि भाई भाभी ने कभी खरीदने नहीं दिया और बोला था कि जब तेरी शादी हो जाएगी तब तो अपने लिए जो खरीदना चाहे खरीद लेना, पर अभी ये अगर हमें चलाने दे। और हाँ, जिस वक्त तुमने बहुत बदतमीजी से भैया को बिजली का बिल जमा करने के लिए बोला था ना, मैं तो उसी वक्त तुम्हें जवाब देने जा रहा था, लेकिन भैया ने इशारे में मुझे मना कर दिया था। और उसकी सच्चाई भी सुन ही लो तुम। बिजली का बिल तो आज तक वैसे भी वही जमा करते थे, मैंने कभी कुछ नहीं किया, सब कुछ भैया भाभी ही मैनेज करते थे। हाँ, थोड़ा बहुत बेसन सूजी वगैरह भाभी मुझसे कभी कभी मंगवा लेती थी, जो कि बहुत हल्के फुल्के खर्च होते थे। वह भी भाभी ने मेरी नौकरी लगने के बाद ही शुरू किए थे, वह भी मेरे कहने पर। उसके पहले तो अगर भाभी को कुछ मंगवाना भी होता था तो वह मुझे पैसे पकड़ाती थी, क्योंकि उन्हें पता था मैं कुछ कमाता नहीं था। लेकिन तुमने तो आते ही सबसे पहले उसी का हिसाब लिया था, क्योंकि तुम अपने मायके से यही सब कुछ सीख कर आई थी। और तुम्हारे मायके वालों ने यह पता नहीं लगाया कि मेरी नौकरी को लगे कितना वक्त हुआ है। शादी से 1 महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी थी। तो खुद ही सोच लो मैंने इस घर पर कितना खर्च किया होगा। लेकिन फिर भी भाभी ने यह सब बातें तुम्हें नहीं बताई और बोला था कि दोनों भाई मिल बांट कर खर्चा चला लेते हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि सारा खर्च भाई भाभी ही चलाते थे। लेकिन मेरी इज्जत भाभी ने तुम्हारे सामने रख ली और तुम्हें बहुत गुमान था ना कि भाभी मेरे पैसों से सारे पैसे ले लेती हैं। अरे, जब मेरे पास पैसे थे ही नहीं तो कहाँ से भाभी मेरे पैसे ले लेंगी? पैसे तो तब होते जब मैं कमाता। मैं तो खुद अपने खर्चों के लिए भाभी से पैसे मांगता था, और जब मैंने कमाना शुरू किया उसके अगले महीने ही मेरी शादी हो गई। तो खुद सोच लो कि मेरे कितने पैसे अब तक भैया भाभी ने ले लिए होंगे, मैंने इस घर पर कितना खर्च कर दिया होगा। और अपनी शादी के बाद से तुम तो देख ही रही हो कि हमने कितना खर्च इस घर पर किया है। तुम्हारा तो अधिक से अधिक मकसद यही होता है कि सारा खर्च भैया करें और हमारे सारे पैसे बच जाएं, जो कि भैया भाभी करते भी जा रहे थे। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुमने सारी सीमाएं पार कर ली और सब कुछ खत्म कर दिया। और अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि रिश्तों में एक गांठ पड़ गई है। संजू के पास अनमोल की बातों का कोई जवाब नहीं था। अनमोल ने बोला, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर सामान पैक करो, हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि अब अगर भैया मुझे रोकेंगे भी तो शर्म के मारे इस घर में नहीं रह पाऊंगा। संजू चुपचाप अपने कमरे में चली गई अपना सामान पैक करने के लिए।